number of molecules dissociated divided by number of molecules taken. Number of molecules taken. देखिए हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, और ये होते हैं पार्शियली बोल लो या टू अ स्मॉल एक्सटेंट। अब ये स्मॉल और ज्यादा को ऐसे बोलने से बेटर अपन इसको एक टर्म से डिनोट करेंगे जिसका नाम होता है अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर एक और वर्ड हो सकता है आयनाइजेशन, है ना। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या यूं कह लो कि अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये अपने डेफिनेशन क्या लिखी, इट इज दी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर डिसोसिएटेड। मतलब अगर मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 50 डिसोसिएट हुए, 50 तो अभी भी बचे हैं ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि परसेंटेज में कितना हुआ, दिख भी रहा है 50% डिसोसिएट हुए हैं। 100 मॉलिक्यूल में अगर 50 ही डिसोसिएट हुए, मतलब 50 अभी भी मॉलिक्यूल है, तो कितना परसेंट डिसोसिएशन कहलाएगा, 50%। समझ में आ रही बात। तो उसके लिए अपन ने एक मैथमेटिकल नंबर निकाल लिया जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू कैसा रहेगा, हाई रहेगा कि लो रहेगा, हाई रहेगा। देखो ना, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा डिसोसिएट होंगे। एक और वो एग्जांपल समझो, एसिडिक एसिड का, उसमें 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे, लिए कितने थे आपने 100, तो कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ, ओनली 10%, ओनली 10% डिसोसिएशन। तो जितना कम होगा ना अल्फा का वैल्यू, अच्छा, और अल्फा का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, अल्फा का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, हाँ मतलब 1 ना, सही बोला था ना 1, कि आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, तो क्या आएगा आंसर 1। 1 से बड़ा नहीं हो सकता कि 100 मॉलिक्यूल लिए और 101 डिसोसिएट हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, उतने तो लिए ही नहीं थे, नहीं, मतलब अंदर 6 लोग आए, निकले 7 लोग, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा क्या हुआ अंदर, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और व्हाट, इक्वल टू और लेस देन 1, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। अल्फा का वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू हायर होगा, और लो के लिए वीक के लिए हमारा अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन वो फॉर्मूला लिखे ना, अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, क्या लिखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, ठीक है। चलो नीचे एक लाइन लिखना। अब क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, सुनो इधर, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो हम HCl को, HNO3 को, या NaCl का, या फिर NaOH का, इन सब का डिसोसिएशन नहीं पढ़ने वाले। क्यों नहीं पढ़ेंगे, कोई आइडिया, क्योंकि हमारा मन नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। ऊपर के 4 नीचे के 2 रिएक्शन में कुछ अंतर समझ में आ रहा है। ऊपर के चारों कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, और नीचे के दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रॉन्ग वाले तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब इनका रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये लोग तो कंप्लीशन को जाएंगे, किसमें जाएंगे ये लोग, कंप्लीशन को जाएंगे। कंप्लीशन वाले इक्विलिब्रियम थोड़ा अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम वो लोग अचीव करते हैं जो रिवर्सिबल होने के कारण कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, खत्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका रिवर्स रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है, तो कैसे खत्म होंगे, है ना। मतलब एक रूम में कोई अंदर आ रहा है, फिर यहां से कोई बाहर चला गया, फिर कोई अंदर आया, फिर यहां से बाहर चला गया, तो रूम कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि एक जब अंदर आ रहा है तो उतने में एक बाहर भी चला जा रहा है, समझ रहे। तो वैसे यहां पर भी हो रहा है, रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फिर साथ में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना दे रहा है, तभी तो ये लोग वीक है।
तभी ये लोग वीक है, मतलब डिसोसिएट होना तो चाह रहे हैं पर इनका डिसोसिएट आयन वापस से मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, जिनके कारण ये लोग क्या हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। तो हमें पूरे चैप्टर में, अब जो बचा हुआ चैप्टर है, हम कभी भी इन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं करेंगे, है ना। ये लोग तो कंप्लीशन तक जाएंगे और ये लोग करेंगे इक्विलिब्रियम अचीव। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्या हो गया, ठीक है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलो नीचे लिखना। as the weak electrolytes are partly ionized, as the weak electrolytes are partly ionized, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज तो नहीं हो रहे ना, तो पार्टली लिखेंगे। as the weak electrolytes are partly ionized, comma, an equilibrium is set up between, an equilibrium is set up between, an equilibrium is set up between the ions, an equilibrium is set up between the ions and the unionized electrolyte, and the unionized electrolyte, and the unionized electrolyte. An equilibrium is established between the ions and the unionized electrolyte. एक एग्जांपल लिख लो वही एसिटिक एसिड का ही, कि CH3COOH plus H2O equilibrium with CH3COO negative plus H3O positive, ठीक है। तो आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में स्टैब्लिश हुआ है, आयनाइज आयंस के बीच में, और जो मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हो पाए उनके बीच में, उन दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश हुआ है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिख लो, इन जनरल the ionization of a weak electrolyte, in general the ionization of weak electrolyte in general the ionization of weak electrolyte is represented as follows, is represented as follows. In general the ionization of weak electrolyte, AB नाम दे रहे हैं उसके लिए, is represented as follows. तो AB प्लस पानी जरूर लेंगे क्योंकि पानी में ही डिसोसिएशन होने वाला है, और इक्विलिब्रियम का साइन बनेगा A प्लस एंड B नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, और इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो ये होता है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए अगर मैं निकालूंगा केसी, इसका केसी लिख सकते हैं ना, तो केसी क्या हो जाएगा, केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। हमने AQ यानी कि पानी का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में पढ़े हैं ना कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इनके कंसंट्रेशन को अपन क्या मानते हैं, 1, 0 मानोगे तो फिर तो 0 हो जाएगा ना, ये इनफाइनाइट हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे वो है पर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो 1 है, ठीक है। चलो तो के, इसको अपन फिर KC ना बोल करके क्या बोल देंगे, KI लिख लेना, ठीक है। KI है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका नाम चेंज कर देंगे, क्या है वो नाम, उसका हो जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, हमने निकालने का तरीका तो देखो वही है, फॉर्मूला तो वही है हमारा, फॉर्मूला में कोई चेंज थोड़ा आया, क्योंकि प्रोसेस में आयनाइजेशन हो रहा है। याद है वो एंथैल्पी के भी अपने अलग अलग नाम दिए थे, पर एंथैल्पी तो एंथैल्पी था, उसका मतलब तो एनर्जी चेंज ही था ना, बस प्रोसेस के हिसाब से अपन उसका नाम और उसका सिंबल चेंज करते गए। डेल AH नाम दे दिया हमने, डेल IH नाम दे दिया हमने, डेल EGH नाम दे दिया, तो ये एंथैल्पी के अलग अलग नाम हो गए बस, दैट टू बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के नाम के अकॉर्डिंग हमने नामकरण कर दिया उनका, ठीक है। चलो डन। चलो एक हेड डालना, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
और ब्रैकेट में एक लॉ लिखो, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, या यू कह लो ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, इसका एक इक्वेशन भी डिराइव करेंगे अपन, लिखना नीचे। व्हेन एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वही लेंगे अपना पूरे चैप्टर में, बस आज ही हमने वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड का नाम लिया, बाकी अपन हर दिन जितना भी चीजें पढ़ेंगे सब वीक के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, when acetic acid is dissolved in water, when acetic acid is dissolved in water, comma, it dissociates partly into H positive ions और H3O positive ion, दोनों का मतलब एक ही है ना। देखो जितने H प्लस बनेंगे ना, उतने पानी के साथ जाकर के H3O पॉजिटिव बनेंगे। तो आप H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो क्या लिखे, पार्टली इंटू H प्लस और H3O पॉजिटिव आयन एंड CH3COO नेगेटिव आयंस, एंड CH3COO नेगेटिव आयंस, CH3 एंड COO नेगेटिव आयंस, कुछ ऐसे। इसका इक्वेशन लिख लो, CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें वो लॉ लगा देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या लिख सकते हैं अपन, अप्लाइंग लॉ ऑफ, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के पहले एक लॉ और पढ़े थे, नाम याद है क्या? नहीं, वो तो लास्ट में पढ़े थे, ली चैटले प्रिंसिपल था वो तो। ये लॉ पढ़ने से पहले एक लॉ और पढ़े थे, और उस लॉ से ही ये लॉ बना था। लॉ ऑफ मास एक्शन था उसका नाम, लॉ ऑफ मास एक्शन। और उसी लॉ ऑफ मास एक्शन को जब अपन ने रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई किया था तो बन गया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो के क्या लिखिए जैसे अपन, के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बाद में चेंज कर देंगे, वाटर को हटाने वाले अपन, है ना, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है ना, जिसको अपन अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1 ले रहे थे, है ना। नीचे लिखना, नीचे लिखो, वेयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन पूरा वर्ड मत लिखना ना, ये सीधा, वेयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है, और के भी तो कांस्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट इंटू ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको अपन के ए नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो इज अ कांस्टेंट, full stop, the product of K and concentration of H2O is another constant denoted by Ka, ब्रैकेट में इसका नाम लिख लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, ये ए कहां से आ गया, अब ए फॉर एसिड, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अभी इस चैप्टर में अपन अलग अलग टाइप का के पढ़ेंगे ना, हम केबी भी पढ़ेंगे जब बेस का डिसोसिएशन होगा, हम के डब्ल्यू भी पढ़ेंगे जब वाटर का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, हम के एच भी पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप के आने वाले हैं, इससे सबको अलग अलग नाम दे देंगे। तो के का मतलब एसिड के डिसोसिएशन के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको के बोलेंगे। बेस के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के भी बोलेंगे। सबका निकालने का तरीका यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू, अब वाटर हटा देना, ठीक है, CH3COO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH, ठीक है, ये हमारा के ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, नीचे लिखो, इफ
if C mole per liter, if C mole per liter is the initial concentration of acid, if C for concentration है ना, if C mole per liter, ये कितना भी हो सकता है, 3 mole per liter या 3m 5m कुछ भी हो सकता है, C ले लिए हैं. If C represents the initial concentration of the acid, if C mole per liter represents the initial concentration of acid, and alpha be the degree of dissociation, जो मैंने ऊपर डिफाइन किए हैं, alpha be the degree of dissociation, then equilibrium concentrations of the ions, then equilibrium concentration of the ions, then equilibrium concentration of the ions is equal to C alpha, is equals to C alpha, and that of undissociated acid is, and that of undissociated acid is, and that of undissociated acid is C into 1 minus alpha, and that of undissociated acid is C into 1 minus alpha. अब देखो ये सब कहां से आया, C अल्फा कहां से आया, C into 1 minus alpha कहां से आया, ध्यान देना, ये हमारा इक्वेशन है, राइट. CH3 COOH plus H2O gives you CH3 COO negative plus H3O positive. यही हमारा रिएक्शन. इनिशियली आपने शुरुआत किससे करी है, इसके C मोल पर लीटर से, है ना. ये लोग इनिशियली क्या है, 0. वाटर का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. नाउ आफ्टर सम टाइम t, जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, लिखते हैं ना अपन एट इक्विलिब्रियम, याद है, एट इक्विलिब्रियम, तो मान लेते हैं कि x मोल पर लीटर डिसोसिएट हो गया. पता तो नहीं है कितना हुआ, तो उसको x मान ले कि x मोल पर लीटर डिसोसिएट हो गया, ठीक है. तो ये अल्फा निकालने के लिए x का वैल्यू आपको यूज आ सकता है. कैसे, अल्फा क्या होता है जल्दी बताओ. ऊपर क्या लेते हैं अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन. टेकन कितना है, और टूटा कितना है, पक्का. अभी तो बोले ना कि लेट एक्स मॉलिक्यूल्स या एक्स मोल बी डिसोसिएटेड, तो टूटा है एक्स, लिया था सी, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, सी अल्फा हुआ. समझना एक बार ना. यहां बचेगा कितना बताओ मुझे, शुरुआत सी से किए थे, एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना यहां पे दृष्टि, पक्का. हाँ सोच लो एक बार फिर से, कैसे, ठीक है, तो हाँ सही है ना, सही है, गजब है ना. मतलब मजा आ गया मेरे को आज, इससे ज्यादा खुशी मेरे को आज तक नहीं हुई थी 11th को पढ़ाने में, इस बैच को. मतलब दृष्टि आंसर दे रही है. मतलब एक दिन ऐसे ही बोला, वो त्रिशा पहली क्लास में आई और इतना इंटरेस्ट ले रही थी इक्विलिब्रियम का, जब फर्स्ट क्लास था, उसके बाद वो आई ही नहीं, और आज चैप्टर का आधा पार्ट हो चुका है. अब आप ऐसा मत करना ना कि सर मेरा आज तारीफ कर दिया, अगले दिन से मैं नहीं आऊंगी. तो C माइनस एक्स बचा कितना, C माइनस, और x क्या हो जाएगा, C अल्फा होगा, तो ये आ गया आपका C माइनस C अल्फा. C कॉमन ले लिए तो बचा 1 माइनस अल्फा, ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो ये लोग कितने कितने बनेंगे. चलो 1 मोल से पहले एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, फिर x में चला गया, मैं एक की बात कर रहा हूं. एक मॉलिक्यूल ये टूटा तो दोनों एक एक बनेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. अगर ये एक टूटता है तो ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा. तो अगर ये x टूटा है तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा ना. तो x क्या है, C अल्फा, C अल्फा. अब एक बार जो ऊपर लिखे हो ना, तो एक बार रीड कर लो, क्या लिखे हैं, एट इक्विलिब्रियम. अरे रीड करो पहले, उसको बाद में इसको लिखना. वो जो लिखे पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं, कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद इन तीनों का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C अल्फा, C अल्फा, और जो हमारा अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन कितना बचेगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा. समझ गए ना ये कहां से आया, ठीक है. अब यहां पे K निकाल सकते हैं अपन, व्हाट विल बी Ka, पुट कर दो वैल्यू, C अल्फा इंटू C अल्फा
अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। एक एक सी कैंसिल कर दूं तो ऊपर बचा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमारा के ए का वैल्यू आया है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये याद रखना, ये 12th में भी काम आएगा ये इक्वेशन, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मुझे बताइए, अगर हमारा एसिड डाइल्यूट है, अगर हमारा एसिड डाइल्यूट है ना, क्योंकि अपन ने ऊपर हेडिंग में लिखा भी है, क्या लिखे थे, डाइल्यूट लिखे है ना, हाँ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, मतलब डाइल्यूट के बारे में बात हो रही है। तो डाइल्यूट के लिए भी आप लोग ने कहा ना मुझे अल्फा की वैल्यू कम होती है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। सही है सिंबल, कैसा वाला बनाऊं, यही बनाऊं, ऊपर वाला सही है पक्का हिमांशु, ठीक है। तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इस केस में आप 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो, 1 की 0 की 10, सोच के बताओ। ओके, एक 1 बोल रहा है और वो 0 बोल रहा है, 0 ना, हाँ, और दृष्टि, आज दृष्टि बोलेगी। अगर अल्फा बहुत छोटा है दृष्टि, तो 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, पक्का एक एग्जांपल देके बताओ मुझे। 1 से मतलब नहीं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, पर 1 से कम तो हो सकता है ना। मैं बोल रहा हूं मुझे ये वाला जो आपने बताया ना, ये तो मैथ्स आ गया, पर मैथ्स में आ गया पूरा, है ना, कि अगर एक नंबर बहुत छोटा है 1 से, तो उसका 1 माइनस अल्फा का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे एक एग्जांपल लेकर के समझाओ कि अल्फा का वैल्यू सर ये है, अगर मैं उसको 1 से घटाती हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 1 बोल रही हूँ। आप समझे क्वेश्चन क्या है मेरा, मतलब 1 माइनस 0.0001 कर दूंगा तो 1 को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1 नॉट 0, ठीक है। वैसे ऐसा बोलते हैं ना कि अल्फा प्लस 1 में अगर अल्फा बहुत बड़ा है 1 से, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह अल्फा, कि मतलब 1 लाख में एक और ऐड कर दो, तो 1 ही लाख रहने दो ना, वो एक को क्यों ला रहे हो बीच में, वो एक क्या ही कर लेगा 1 लाख का, ठीक है। तो वैसे ही नीचे क्या करने वाले हैं अपन, 1 माइनस अल्फा को 1 से रिप्लेस कर देंगे, पर उसके लिए क्लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाँ वही कि सिंस द एसिड इज डाइल्यूट लिखो, सिंस द एसिड इज डाइल्यूट, सिंस द एसिड इज डाइल्यूट, या आप ये भी लिख सकते हो कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, एक ही मतलब है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं अपन, अल्फा इज वेरी स्मॉल, in case of weak electrolyte alpha is very small, therefore 1 minus alpha approximately written as 1, तो Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, Ka is C अल्फा स्क्वायर, या यहां से अल्फा निकाल लेना, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में Ka बाय C, अंडर रूट में Ka बाय C, अंडर रूट में Ka बाय C। सेम चीज ना बेस के लिए भी कर सकते हैं अपन, बस के की जगह क्या आ जाएगा, के भी आ जाएगा। एसिडिक एसिडिक एसिड की जगह क्या ले लूंगा मैं, NH4OH ले लूंगा, बेस है ये NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पानी तो रहेगा ही, उसको भी डिसोसिएशन करने के लिए पानी चाहिए, आयन चेंज हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा NH4 का पॉजिटिव, और OH की जगह HCO की जगह क्या आ जाएगा, OH का नेगेटिव। सेम तो है ना, बस रिएक्शन चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। यहाँ पे आप के की जगह क्या लिखोगे, KB, समझ गए क्या, तो नीचे एक लाइन बस लिख लो, सिमिलरली फॉर अ वीक बेस, similarly for a weak base, similarly for a weak base like NH4OH, similarly for a weak base like NH4OH, we have alpha is equals to अंडर रूट में KB बाय C, लिख सकते हैं ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो वो चीज कर चुके हैं ना वीक एसिड के लिए, तो बस यहाँ बस एसिड की जगह बेस तो आया है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू KB बाय C, अंडर रूट में KB बाय C, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखो, if V is the volume of the solution, if V is the volume of the solution, if V is the
volume of the solution in liters, if V is the volume of solution in liters containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte, then we can write C is equals to, अभी जो लाइन लिखी है उसको एक बार पढ़ो और मुझे C का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा इससे. व्हाट इज C हमारा क्या था, मोलैरिटी होती है ना. एंड व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो उसके हिसाब से अभी C का वैल्यू क्या आएगा बताओ, जो आपने लिखा है अभी लाइन, क्या आएगा जल्दी बाकी बताओ. क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने 1 बोल दिया, मतलब ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आपने V ले लिया है, V लीटर. सॉल्यूशन का लीटर कितना लिया, V लीटर लिया ना, तो 1/V आ जाएगा. पुट कर दो वैल्यू दोनों को यहां पर, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यू, देयरफॉर ये लिखे ना, देयरफॉर C इज इक्वल टू 1/V. पुट करो ये वैल्यू तो क्या आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट में KAV, अंडर रूट में KA इंटू V. ठीक है, चलो एक ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का वो लिखते हैं, डेफिनेशन नीचे लिखो. फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, for a weak electrolyte, the degree of ionization is inversely proportional to the, for a weak electrolyte, the degree of ionization या dissociation भी लिख सकते हो आप, है ना, अल्फा. ये क्या है, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कंफ्यूज मत होना, है ना, दो वर्ड आ गए ना. एक हो गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, उसका मतलब होता है अल्फा, और एक हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका है मतलब Ka. तो वो तो इक्विलिब्रियम से निकलता है ना, कंसंट्रेशन का रेशियो है वो. और अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों के नाम में डिसोसिएशन वर्ड आ रहा है, पर एक बता रहा है कि किस हद तक डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, और एक बता रहा है कि डिसोसिएशन होने के बाद उनके कंसंट्रेशन का रेशियो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, हाँ. फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ ionization is inversely proportional to the square root of molar concentration, is inversely proportional to the square root of molar concentration, square root of molar concentration, or directly proportional to the, or directly proportional to the square root of volume, square root of volume containing 1 mole of the solute, square root of the volume containing 1 mole of the solute, 1 mole of the solute. ये दोनों लाइन समझ में क्या लिखा आपने, हाँ. एक लिखे हो आप अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में KA बाय V, सॉरी KA बाय C, और दूसरा लिखे हो अंडर रूट में KA इंटू V. यही दोनों चीजें. एक आपने क्या लिखा कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तभी तो आप 1/V लिख पाए ना C को. क्लियर है ये, ठीक है. तो ये हमारा ऑसवाल्ड, लास्ट टाइम लिखो, दिस इज कॉल्ड ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, दिस इज कॉल्ड ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, दिस इज कॉल्ड ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, दिस इज कॉल्ड ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना. वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. देखो एसिड बेस अपन ना क्लास 8 से पढ़ना चालू किए हैं, 8 में पढ़े, फिर 10th में फिर से पढ़े, 11th में फिर से पढ़ रहे, खत्म ही नहीं हो रहा एसिड बेस. ठीक है, तो क्या पढ़ते थे पहले 8 में, हम ये पढ़ते थे 8th क्लास में कि एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, यानी कि इमली, सोर इन टेस्ट, है ना. फिर हम बोलते थे कि एसिड वो होते हैं जो
ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अरे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड ना, ठीक है, वो भूल जाते हैं कभी कभार ना, इसलिए मैं ना वो अपने दिमाग में ये याद किया नाम, अनिल, है ना। अ मतलब एसिड, नी मतलब नीला, ल मतलब लाल, इससे याद रहेगा, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। तो ये एक हमारा तरीका होता था एसिड को डिफाइन करने का। उसके बाद अपन जब 10th में आए तो हमने एसिड की एक डेफिनेशन और पढ़ी कि एसिड्स, अच्छा अभी भी 8th में है, बेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर अपन 10th में आते हैं, ठीक है। बेस का अपन पढ़ते थे कि ये आपके कैसे हैं, बिटर है, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन टच, दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये सब डेफिनेशन 8th में पढ़ते थे। 10th में आने के बाद अपन एक डेफिनेशन और पढ़े इनके अलावा, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंसेप्ट। ये क्या बोलते हैं, क्लासिकल, पुराना वाला कंसेप्ट है, ठीक है। पर 10th में आने के बाद हमने नया कंसेप्ट पढ़ा था एसिड का और बेस का, और वो था एरिनियस कंसेप्ट। क्या था, एरिनियस कंसेप्ट था, कि एरिनियस ने ये बोला कि एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव लिबरेट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव लिबरेट करते हैं। ये उनकी पहचान हो गई, ठीक है, ये एरिनियस ने कहा। अब 11th में आने के बाद दो और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट है लुइस का, एक कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का। ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये इसने एसिड और बेस को डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, इन्होंने डिफाइन किया प्रोटॉन के टर्म्स में, ठीक है। H पॉजिटिव को प्रोटॉन ही बोलेंगे ना, क्योंकि H पॉजिटिव के पास तो प्रोटॉन ही है बस। H के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं ना H के पास। पर एक इलेक्ट्रॉन जो एक था वो भी हटा दिया आपने, तो क्या बन गया, H प्लस बन गया। अब उसके पास क्या बचा है, तो H प्लस को प्रोटॉन ही बोलेंगे, समझ रहे हैं क्या, H प्लस इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड और बेस को डिफाइन किया, और लुइस ने इलेक्ट्रॉन के बेसिस में एसिड और बेस को डिफाइन किया। लुइस ने यह कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बेस क्या होंगे, उल्टा जस्ट, बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। एक एक्सेप्ट करा तो कोई डोनेट करने वाला भी होना चाहिए। और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ये डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा, ये तो हमें समझ में भी आएगा, क्योंकि एसिड है ना, वो तो प्रोटॉन डिसोसिएट होता ही है, यानी कि उससे तो अपना प्रोटॉन छोड़ दिया, लेना है जिसको ले लो। तो यानी कि ये क्या होगा, हमारा एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये दो हमारे 11th के कंसेप्ट ऐड होने वाले हैं क्लासिकल कंसेप्ट में और एरिनियस के कंसेप्ट में। तो टोटल 4 कंसेप्ट हो जाएंगे एसिड्स और बेस के, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। हमें ज्यादा फोकस इस चैप्टर में इन दोनों को करना है, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। नहीं और नहीं है कंसेप्ट, क्या है ना 9